Hi guys, we are starting with the chapter Rules of Debit and Credit. This chapter is number 6 and this chapter tells you about the basics. क्योंकि ये जर्नल को ना पूरा का पूरा बेसिक की तरह समझाते हुए चलता है। भाई जर्नल से पहले मुझे जर्नल के रूल्स जानने जरूरी हैं। जर्नल से पहले जर्नल जो है सबसे इंपॉर्टेंट मेरा चैप्टर है 11th में, और जर्नल्स ही हैं जो आपको 11th में बनानी है, वही जर्नल्स आपको 12th में भी बनानी है, और वही जर्नल्स आपके कॉलेज में भी जाएंगे। अगर आपको जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस नहीं आता, आपको 11th की अकाउंट्स नहीं आती है। We are starting with rules of debit and credit, and this rules of debit and credit is going to talk you about how we are going to make our record. अभी तक हमने क्या किया? We have made accounting equation. Accounting equation is equal to assets is equal to liabilities plus capital. But assets is equal to liabilities plus capital was something which tells you about that there needs to be a balance between liabilities and capital and assets. और ये दोनों के दोनों एक दूसरे से इक्वल रहेंगे, बट ये दोनों के दोनों किस अकाउंट के अंदर आते हैं, कैसे मेंटेन करे जाते हैं, कैसे हम समराइज करते हैं, ये सब बताएगा मुझे रूल्स एंड डेबिट एंड क्रेडिट। आइए डेबिट और क्रेडिट का मतलब जानते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। एविडेंस मींस सोर्स डॉक्यूमेंट्स। आपके पास कोई पर्ची है, आपके पास कोई सेल्स बुक है, आपने कोई सामान खरीदा, किसी ने कैश मेमो दिया, ये सब आपके एविडेंसेस हैं। यहाँ पर आपके पास इनवॉइस जो होते हैं वो आपके सेल्स के भी हो सकते हैं, आपके डेबिट नोट भी हो सकते हैं, आपके क्रेडिट नोट भी हो सकते हैं। हमारे पास रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हर एक चीज के लिए, सेल के लिए, परचेज के लिए, डेबिट के लिए, क्रेडिट के लिए, और पूरी जर्नल को तैयार करने के लिए हमारे पास एविडेंसेस चाहिए होते हैं। हमारे पास सबसे पहले अगर मैं देखा जाए तो इसका फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। डी यानी डीआर यानी डेबिट, सी यानी सीआर यानी क्रेडिट। ये दो साइड्स आपकी होती है, वन साइड इज डेबिट, वन साइड इज क्रेडिट। डी सी ऐसे याद रखेंगे, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट नहीं, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। पहले क्या आएगा? डेबिट, तो डेबिट लेफ्ट हैंड साइड, फिर उसके बाद क्या आएगा? क्रेडिट राइट हैंड साइड, पहले लेफ्ट फिर राइट। उसके बाद आपके पास आता है डेट। डेट क्या होती है? जो बच्चे जिस दिन आपकी पूरी ट्रांजैक्शन हुई, आपकी जिस दिन पूरी ट्रांजैक्शन हुई हो। देन आपके पास आता है पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स का मतलब है कि आपका कहां पर कौन सी ट्रांजैक्शन हुई है। लाइक फॉर एग्जांपल, नीरज ने परचेज करा किसी से गुड्स, तो मेरे पास, या नीरज ने किसी को सेल करा गुड्स, तो नीरज ने सेल करा गुड्स, नीरज के पास पैसे आए, तो नीरज अकाउंट के पास जो पैसा आया टू कैश अकाउंट। अभी ये सब बताऊंगा, टू कब होता है, बाय कब होता है। पर्टिकुलर समझने का मतलब समझ में आ गया। इसके बाद मेरे पास आते हैं जर्नल फोलियो। क्या होता है बेटा? जर्नल फोलियो। जर्नल फोलियो मींस आपका पेज नंबर, आपका रेफरेंस नंबर, आपकी सब्सिडरी बुक्स, एंड लास्ट इज योर अमाउंट। दूसरी तरफ आपके पास फिर से वही डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। बेटा ये जो आपका अकाउंट डेबिट और क्रेडिट का ये जो आपको फॉर्मेट बनाया है, दिस इज नोन एज लेजर। क्या बोलते हैं इसको? लेजर। सबसे पहला क्या बनता है? जर्नल। जर्नल के बाद क्या बनता है? लेजर। तो ये जो पर्टिकुलर फॉर्मेट है ये लेजर का फॉर्मेट है। ये आपको रूल्स के बारे में बताता है। ये टी फॉर्म अकाउंट भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टी फॉर्म अकाउंट। टी फॉर्म अकाउंट आप लोगों ने अभी अकाउंटिंग क्वेश्चन में भी करा था। टी फॉर्म अकाउंट में एक तरफ आपके पास लायबिलिटीज थी, एक तरफ आपके एसेट्स है। टी फॉर्म अकाउंट की तरह यहाँ पे चल रहा था, बट आपके पास वहां पे जर्नल फोलियो और अमाउंट नहीं था। यहाँ पर आपके पास जर्नल फोलियो, अमाउंट और पर्टिकुलर सब कुछ। क्या ये बात समझ में आ गई? पक्का? आना एनी डाउट? No doubt, sir. नो डाउट, ठीक है। हमारे पास जब भी हम ये अकाउंट बनाएंगे तो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, यू नीड टू राइट द नेम ऑफ द अकाउंट। यू नीड टू राइट द नेम ऑफ द अकाउंट। Account is divided into two parts. One is debit side, one is credit side. It is written as DR and one is written as CR. Left hand is called debit side, right hand is called credit side. और यहाँ पर अपनी डेट, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है, जब आपकी ट्रांजैक्शन हुई है, आई एम राइटिंग इन हिंदी, जब आपकी ट्रांजैक्शन हुई है, इट मीन्स वेन एवर द ट्रांजैक्शन हैपेंड,
The date transaction happened, you are going to write that date in date. In the particulars column, you are going to write the accounts which are involved. Accounts which are involved. Folio tells us about the reference system. And last column, we need to write the transactions. रेफरेंस मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जर्नल हुई है पेज नंबर 35 के अंदर, तो यू हैव टू राइट दैट पेज नंबर. ये आता नहीं है, बट यू नीड टू मेक अ फॉर्मेट. यस, यू कैन से दैट सोर्स. नाउ इट डजंट मीन दैट कि डेबिट साइड इज ऑलवेज अ साइड जहां पे मेरा हमेशा फायदा हो, और डेबिट साइड इज ऑलवेज अ साइड जहां पे खर्चा हो. ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू अकाउंट्स. हमारे पास अलग अलग टाइप के अकाउंट्स होते हैं. हमारे पास अभी हम आगे पढ़ेंगे कि अकाउंट्स को हमने क्लासिफाई कर रखा है ट्रेडिशनल फॉर्म में और मॉडर्न फॉर्म में. अब यहाँ से उसकी एंट्रीज कैसे होती हैं वो मैं आपको बताऊंगा, पर उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे पास आ रही है वो ये है. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ कैश अकाउंट. कैश अकाउंट इज बेसिकली अकाउंट विच इज मेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी. अब कंपनी की अगर मैं बात करता हूं तो जब भी इंक्रीज होगा कैश, इट इज गोइंग टू कम ऑन डेबिट साइड. जब भी इंक्रीज होगा तो यहाँ कहां पर आएगा मैडम? डेबिट साइड पे. और जब भी आपके पास डिक्रीज होगा, इट इज गोइंग टू कम ऑन राइट हैंड साइड. जब भी इंक्रीज होगा तो इट इज गोइंग टू कम ऑन लेफ्ट हैंड साइड, और जब भी डिक्रीज होगा इट इज गोइंग टू कम ऑन राइट हैंड साइड. क्या ये बात समझ में आ रही है? पक्का श्योर है? ठीक है. तो मेरे पास जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं कि मेरे पास एक कंपनी में कैश पड़ा हुआ है, तो मेरे यहाँ पर कैश इंक्रीज हुआ. तो फॉर एग्जाम्पल 2024 अप्रैल 1 को मेरे पास कैश पड़ा हुआ है, तो दिस इज माय ओपनिंग बैलेंस. एंड जब ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं ना, इसको ऐसे लिखते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. क्या लिखते हैं? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. ये होता है कि जितना पैसा मेरे पास आया है ना, इट मींस द अमाउंट ऑफ मनी विच आई हैव गॉट, दैट इज नोन एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. To balance brought down is the amount which is the opening balance, which is with me, which is with the company at the time when the account is generated, when the account is being made. Okay, account can be made monthly, account can be made weekly, account can be made yearly. That depends on the account statements. ठीक है. Now, अब उसके बाद 2024 में I made a purchase, April 2nd. Purchase is a खर्चा. खर्चा मीन्स द अमाउंट इज गोइंग टू डिक्रीज. तो ये कहाँ आएगा? यहाँ आएगा. कितने का परचेज करा? फॉर एग्जाम्पल 56,000 रुपीज. ओके मैडम. नाउ अगर मैंने कुछ सामान सेल करा, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, इफ आई हैव सोल्ड समथिंग, इफ आई हैव सोल्ड समथिंग ऑन अप्रैल 3, आई हैव सोल्ड समथिंग, तो आई एम गोइंग टू गेट कैश इन रिटर्न. तो मेरा इंक्रीज हो रहा है, तो ये किधर आएगा? डेबिट साइड. डेबिट साइड मतलब इंक्रीज, क्रेडिट साइड मतलब डिक्रीज. आपको अकाउंट सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई ये करना है कि भैया मैं डेबिट साइड में क्या हो रहा है इस अकाउंट में, और क्रेडिट साइड में क्या हो रहा है इस अकाउंट में. तो ये हमारे पास जैसे कैश है, कैश के डेबिट साइड में इंक्रीज होता है, क्रेडिट साइड में डिक्रीज होता है. तो मैंने क्या करा, जब मेरे पास बैलेंस आया कंपनी में, तो कंपनी का कैश बढ़ गया, तो यहाँ पर कहां पर आया? इट इज गोइंग टू कम ऑन डेबिट साइड. है ना? आई होप यू अंडरस्टैंड, यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ये बीच में क्या टाइपिंग करी जा रही है? क्या टाइपिंग करी जा रही है? Are you typing something? You are writing. You're writing on something. The camera is on. You know that, right? Yes, sir. हाँ, तो वो क्या कर रही है बीच में? I was doing something else. हाँ, तो प्लीज पढ़ाई कर ले, है ना? अब आप कैमरा ऑन कर ले. Uncle, It's good to put on your camera. I know you are doing something else at that particular point of time. I was listening to you in between. I got distracted. Now you just turn on your camera right now. Huh? I want to see what you are doing right now. Just make sure you put on your camera. So to sales, that was 50,000. On the other hand, if we move to April 4, if I made the payment to a creditor, creditor is the one. Creditor कौन होता है दोस्त? Creditor is the one जिसपे हमें पेमेंट करनी होती है. It's a liability for a firm.
तो यहाँ पर हमने जब पेमेंट करी है तो दैट इज 20,000. If I have got money from creditor, if I have received money from creditor, it is going to come on debit side. Sorry, debtors होता है, मैंने गलती से creditor बोल दिया. It's debtor. Debtor is the one जो मेरा asset होता है जिससे मुझे पैसा लेना होता है. ये कितना हुआ? 70,000. Next, I have also made the payment for wages and salaries. This is just an example which I'm doing right now. This is nothing related to question. I'm just making you understand how the T point, how a T account works. है ना? कैमरा ऑन कर दे बेटा. So what we are doing, what we have done till now is कि अभी तक हमने टू बैलेंस ओपनिंग शरा परचेजेस जितना भी था वो लिखा. On the right hand side we are going to write what all purchases we have done, और जो भी मेरे पास पैसा आया that is being done on the debit side. When we are going to do about the sale of fixed assets, that is going to be the money which we have received, and it's going to come on which side? Debit side. जब भी मेरे पास पैसा जाएगा, it is going to come on credit side, क्योंकि it's going to decrease my money, and if I'm going to come with left hand side, it's going to increase my money. Now April 27, commission. Now April 28, the rent which I have paid. ठीक है, ये कितना हुआ? 10,000. April 29, postage. This is 2,000. And cartridge. Same date. 2,000. Sorry, 1,000. Commission 5,000. Now, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब क्या है ना आनंद? आनंद यहाँ पे क्या करना है? ये पूरे अकाउंट को ना बैलेंस करना है. 1,50,000, 2,20,000, 2,40,000, 2,50,000 और 2,55,000. इसको मैंने प्लस करा तो मेरे पास टोटल कितना आया? 2,55,000. एक बार देख ले, सही बन रहा है? 1,50,000, 2,20,000, 2,40,000, 2,75,000. सॉरी, 2,75,000. तो ये बन रहा है आपका ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड. अब ये साइड देखेगा तो छोटी है, हमें ये साइड बैलेंस करनी है. दिस इज माय ओपनिंग बैलेंस. नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट माय क्लोजिंग बैलेंस. क्लोजिंग बैलेंस इज समथिंग व्हिच इज लेफ्ट एट द एंड ऑफ द मंथ. जब भी मेरा अकाउंट बंद कर रहा हूं तो मैं अपने यहाँ पे क्या रखूंगा? मेरा क्लोजिंग मनी. और क्लोजिंग मनी को कैसे लिखते हैं? बाय बैलेंस कैरिड डाउन. दिस साइड इज नोन एज टू, दिस साइड इज नोन एज बाय. अगर आप टू लिखते हो या बाय लिखते हो डजंट मैटर, आजकल वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर आप टू लिखते हो बाय लिखते हो, हमारे टाइम पे होता था टू क्यों नहीं लिखा, बाय क्यों नहीं लिखा, बट अब नहीं लिखा जाता. टू बैलेंस कैरिड डाउन या बैलेंस कैरिड डाउन भी लिखोगे देन आल्सो इट्स ओके. दिस इज नोन एज, जब ये सीडी लिखा हुआ है ना जी, इट मींस दिस इज क्लोजिंग बैलेंस. एंड जब यहाँ पे बीडी लिखा हुआ है तो इट मींस ओपनिंग बैलेंस. ठीक है, तो ब्रॉट डाउन कैरिड डाउन. तो आप क्या करोगे? इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कैलकुलेट कितना हुआ? 76,000, 92,000, 1,02,000, 1,04,000, 1,05,000. 2,75,000 में से आप अपना 1,05,000 माइनस कर लीजिए. तो आपके पास कितना बचा? 1,70,000. दिस इज द लेफ्ट ओवर. ये इतना पैसा मेरे पास बचा हुआ है. दिस इज माय विच बैलेंस? क्लोजिंग बैलेंस. इसको कहते हैं हम लोग टी फॉर्म अकाउंट. क्या बोलते हैं इसको? टी फॉर्म अकाउंट को प्यार से नाम से क्या बोलते हैं? लेजर. वो लेजर में सिखाऊंगा प्रॉपर तरीके से, बट उससे पहले ये टी फॉर्म अकाउंट आपको बताना इसलिए जरूरी था कि कब इंक्रीज होता है कब डिक्रीज होता है. ये आपको रियल पिक्चर में इस तरीके से पुट करे जाते हैं अकाउंट्स के अंदर आपकी एंट्रीज को. अब जो एंट्रीज हैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये एंट्रीज हैं कि कैसे सेल हुआ, कैसे परचेजेस हुआ, कैसे क्रेडिटर्स के पास पेमेंट गई, कैसे वेजेस एंड सैलरीज गई. दीज ऑल थिंग्स हाउ दे आर रिकॉर्डेड, दिस इज समथिंग व्हिच वी नीड टू डू. है ना? अंडरस्टूड? Yes, sir, understood. ठीक है, तो यहाँ तक एक बार प्लीज लिख लीजिए पहले. Yes, sir. नाउ अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं दो साइड, वो है बेटा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड. डेबिट साइड के बारे में अगर मैं बात करूं तो डेबिट रेफर्स टू द लेफ्ट हैंड साइड. यही था ना पहले, डी सी.
DC, ठीक है। तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आपके क्या होते हैं, राइट हैंड साइड। डेबिट में DR मींस डेबिट, CR मींस क्रेडिट। अब क्या इसका मतलब डेबिट का मतलब हमेशा इंक्रीज है या क्रेडिट का मतलब हमेशा डिक्रीज है? नो, नेवर। It does not mean that debit is always increasing and credit is always decreasing. No, it depends upon the account where which is it. It depends upon the account जहां पर आपकी ये सारी चीजें रखी गई हैं, वहां से आपकी सारी चीजें चली जाती हैं। डेबिट क्रेडिट, है ना? आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू। Debit side and credit side increase your particular increase or decrease depending on the nature of it. अब सबसे पहले मेरे को 3 रूल्स याद रखने हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, क्लासिफिकेशन होती है क्योंकि हम लोग ना डबल एंट्री सिस्टम पे काम करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है कि देयर इज ऑलवेज अ डेबिट एंड दैट डेबिट नीड्स टू बी इक्वल टू क्रेडिट। ये हमने वो चैप्टर नंबर 3 है ना, उसमें डुअल एस्पेक्ट थ्योरी पढ़ा था। डुअल एस्पेक्ट क्या बोलता था कि डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। वेरी गुड। फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रूल वी नीड टू क्लासिफाई दैट। आइए ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन पे चलो। सबसे पहले ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। भाई, I am going to teach you traditional classification. I am going to teach modern classification. It depends upon you whether you want to go with traditional classification or modern classification. समझ में आ गई? कल को मैं पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, तुम्हें दोनों क्लासिफिकेशन आनी चाहिए। You should know both the classification, whether I am your teacher in class 12th or no, because this chapter is something which is going to come over there. आपको दोनों क्लासिफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए। हमारे पास सबसे पहले ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में चलते हैं, तो मेरे पास दो तरह के अकाउंट्स होते हैं। वन इज पर्सनल अकाउंट एंड वन इज इम्पर्सनल अकाउंट। वन इज पर्सनल अकाउंट एंड वन इज इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का जो रूल है वो 3 अकाउंट्स पे चलता है। देखो भाई, पहले तो मैं आपको बता दूं पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अनंत, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर कोई क्रेडिटर, पर्सनल अकाउंट, कस्टमर, पर्सनल अकाउंट। इंडिविजुअल के बारे में जब हम बात करते हैं तो देयर आर 3 पर्सनल अकाउंट जो हमें ध्यान रखना होता है। वन इज द नेचुरल पर्सनल अकाउंट, राम, श्याम, दिशा, अनंत, नीरज, ठीक है, हना, ये सब क्या है, ये सब नेचुरल पर्सनल अकाउंट। फिर आते हैं मेरे पास आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं? अरे भाई, जो मेरी कंपनी है, सोसाइटी है, ये मेरी कंपनी है, मेरी सोसाइटी है, बिजनेस डीलिंग्स है, क्लब्स है। एसेट्स, एसेट्स नहीं बोलेंगे, एसेट्स नहीं बोलेंगे। ये तो वो है जो आर्टिफिशियल बंदे हमने बना के रखे, जैसे कंपनी को हमने बना के रखा हुआ है। कंपनी से आर्टिफिशियल पर्सन। ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स एक्सीलेंस, हमारी सारी ट्रांजेक्शन किस हिसाब से होती हैं? ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स के नाम से। तो ये जो भी ट्रांजेक्शन है एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो हमारे लिए काम करते हैं। यहाँ एक पर्टिकुलर नाम, एक नेम आर्टिफिशियल है ना। क्या तूने ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स को देखा है? तूने मुझे देखा है, ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स मुझसे जुड़ा हुआ है, बट ओवरऑल मेरी और जो ह्यूमैनिटीज एक्सीलेंस है वो दोनों अलग है, राइट? नेक्स्ट आ जाए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, ये होते हैं लाइक फॉर एग्जांपल मेरा रेंट है, इट इज ड्यू टू द लैंडलॉर्ड, दिस इज नोन एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और एनीथिंग विच आई हैव अर्नड इन एडवांस, दैट इज नोन एज प्रीपेड, ये तो जानते हो। Anything which is earned in advance is prepaid. Anything which is which is outstanding, that is known as outstanding interest. So ये जो दोनों चीजें हैं दोस्तों, ये सब क्या किसके अंदर आता है? This comes under representative personal. Impersonal account दो तरह के होते हैं, one is real account and one is nominal account. Please make this diagram. Now I am going to explain you the real account and the nominal one. रियल अकाउंट होते हैं दोस्तों जो मेरे हो गए बैंक अकाउंट, मेरे मशीनरी अकाउंट, मेरे एसेट, जो तुमने कहा था ना मुझे एसेट अकाउंट, ये सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। रियल अकाउंट में मेरे पास आपके आते हैं जैसे बिल्डिंग्स, इन्वेस्टमेंट, प्लांट्स,
और गुडविल, गुडविल भी इसके अंदर ही आता है। गुडविल क्या होता है? गुडविल ये होता है तेरा नाम कितना है बिजनेस का, ठीक है। उसके बाद तेरे पेटेंट्स, पेटेंट्स क्या होते हैं? जो हम लोग मेरे खरीदते हैं, जैसे ये प्रोडक्ट सिर्फ मैं ही बनाता हूँ, वुडवार्ड्स, वुडवार्ड सिर्फ एक कंपनी टीटी के नाम से ही बनाती है। ट्रेडमार्क अपना नाम, डिवाइस, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट होते हैं जहां पर मेरे पास रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के बारे में बात होती है। हाँ, रियल अकाउंट सिर्फ एसेट से रिलेटेड, सिर्फ एसेट से रिलेटेड। एसेट्स टैंजिबल भी हो सकते हैं, एसेट्स इनटैंजिबल भी हो सकते हैं। टैंजिबल एसेट्स आर दी एसेट्स व्हिच वी कैन सी, लाइक प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक्स हो गया, मशीनरी हो गई, और तेरा लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, ये सब हो गए। पर इन वो जो इनटैंजिबल होते हैं जिसको हम देख नहीं सकते पर वो एसेट है, जैसे गुडविल मेरा नाम, पेटेंट्स मेरे पास ही है, ट्रेडमार्क मेरे पास ही है, ये मेरे एसेट है, राइट? ठीक है। उसके बाद उसके बाद आपके पास आते हैं हम लोगों का नेक्स्ट नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट इज समथिंग जो आपके पास होता है आपके लॉसेस, आपके गेन्स, आपके रेवेन्यूज के साथ। यहाँ पर आपके पास सैलरी अकाउंट, आपके परचेजेस अकाउंट, आपके इंटरेस्ट अकाउंट, ये आपके कमीशन अकाउंट, जितने भी आपके खर्चे और आपकी कमाई है, जितना भी आपके एक्सपेंसेस और रेवेन्यू है, उनसे रिलेशन हम लोगों का आता है इसके अंदर, नॉमिनल अकाउंट के अंदर। तो नॉमिनल अकाउंट इज रिलेटेड टू एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्या कहते हैं, या इनकम एंड गेन। और दूसरी तरफ हमारे पास आते हैं, यस, और अब इन तीनों का ना आपको रूल्स याद रखने हैं। शुरू करें रूल्स ना। सबसे पहले हम चलते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में लिखिए, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, जिसने सामान लिया, जैसे नीरज जी ने सामान लिया तो नीरज जी डेबिट हो गए। अगर दिशा जी ने सामान दिया तो दिशा जी क्रेडिट हो गए। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट, debit what comes in, credit the giver, credit what goes out। यहाँ पे कंपनी के पास कैश आया था, अभी ऊपर हमने करा था ना कैश वाला, तो कैश जब आया था कमीशन से, तो क्या हुआ था? कैश अकाउंट टू कमीशन अकाउंट। तो यहाँ पे कैश आया था ना, तो कैश क्या हो गया? डेबिट हो गया। याद आ गया? ऊपर लिखवाया था, है ना? कैश वॉज डेबिटेड। So, उसके बाद अगर कैश गया है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई मेड परचेज, तो कैश चला गया, व्हाट गोज आउट? तो कैश इज गोइंग आउट, तो कैश इज क्रेडिटेड। ओके। एंड द थर्ड वन, मेरा फेवरेट, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के आगे लिख लीजिए, डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, debit all the losses and expenses, credit all the income and gain। Debit all the losses and expenses, credit all the income and gain। क्या ये बात समझ में आ गई? वेरी गुड, यहाँ तक पढ़िए, ये तीनों याद करिए और अभी मुझे सुनाए। आई होप यू मस्ट हैव लर्न ऑल द रूल्स जो अभी तक हमने आपको करवाए हैं, बट उसके अलावा मैं आपके साथ कुछ चीजें और बताना चाहता हूँ। वो ये है बच्चे कि जो मेरे पास, अगर मैं नॉमिनल अकाउंट की बात करता हूँ और पर्सनल अकाउंट की बात करता हूँ, तो ये दोनों में ना छोटा सा डिफरेंस है बेटा। मेरे पास ना इंटरेस्ट है, जैसे इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू और एनी एक्सपेंस, सो इट कम्स अंडर विच अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। पर अगर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट मीन्स जिसको भी पेमेंट करना बाकी है, या प्रीपेड इंटरेस्ट है, ये दोनों कहाँ आएंगे? ये पर्सनल अकाउंट। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि जब भी आउटस्टैंडिंग होगी या प्रीपेड होगा तो कहाँ आएगा? पर्सनल में। भाई रियल अकाउंट तो भूल जा, वो तो साला है ही मशीनरी से रिलेटेड।
रियल अकाउंट तो भूल जा, वो तो मशीन से रिलेटेड ही है, बट दिस नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट, these both are related to each other in the sense कि this nominal account tells you about which feature? This tells about losses and expenses. And on the other hand, personal account tells you about कि अभी आना बाकी है. Who's the receiver? Who's the giver? Rent. Rent comes under nominal account, and same outstanding rent and prepaid rent comes under personal account. Now, salary. Outstanding salary. Salary received in advance. Next, commission. Outstanding commission. Prepaid commission. तो ये आपको अपना डिफरेंसेस पता होना जरूरी है. पर्सनल अकाउंट को मैं फिर से आपके लिए रिवाइज करवा रहा हूं कि पर्सनल अकाउंट को अगर मैं बात करता हूं तो पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर. तो ये डेबिट हो जाता है. क्रेडिट द गिवर. रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन and credit what goes out. क्या आया है, क्या लेकर जाओगे, ये सब किसमें आता है? रियल अकाउंट में. उसके बाद मेरे पास आते हैं जी नॉमिनल अकाउंट. दिस इज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस and this is income and gain. Okay, now I'm going to classify this thing for you. You are going to help me. We are going to make 3 columns and I'm going to ask you one by one and you are going to tell me this comes under which one. Then the things comes under which particular head. हम बनाते हैं 3 तरह के अकाउंट्स. वन इज पर्सनल अकाउंट. बना दो एक लाइन. हम बनाते हैं रियल अकाउंट. बना दो एक लाइन. और फिर हम बनाते हैं नॉमिनल अकाउंट. बना दो एक लाइन. सबसे पहले हम चलते हैं पर्सनल अकाउंट पे. पर्सनल अकाउंट से रियल अकाउंट पे, नॉमिनल अकाउंट पे. आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन वन बाय वन. यू आर गोइंग टू टेल मी दिस कम्स अंडर विच हेड. वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम यू दिशा. कैश अकाउंट. कैश पर्सनल में बिल्कुल नहीं आता. कैश इज एन एसेट एंड एसेट इज समथिंग which comes under bank account. बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट. क्यों? क्योंकि बैंक भी है तो कैश को देखने वाला, पर वो बंदा क्यों देख रहा है? इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन हु इज टेकिंग केयर ऑफ इट. है ना? आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन द आर्टिफिशियल पर्सन एंड द रियल वन, राइट? Yes, sir, understood. Yeah. Artificial is like a group of people or like a society, company. Yes. Now, सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या नाम है, थर्ड क्वेश्चन आपसे, है ना? आउटस्टैंडिंग सैलरीज अभी बताया ऊपर. Outstanding salaries comes under personal accounts, right? वेरी गुड. आउट सैलरीज होता तो इट वुड हैव कम अंडर नॉमिनल, बट अगर आउटस्टैंडिंग है तो वेरी गुड. सेल्स. Sales. Debit all the losses and expenses, credit all the income and gain. तो यहाँ पर जहां पे भी सेल होगा, परचेजेस होगा, रेवेन्यू होगा, ये सब कहाँ आएगा? ये आएगा नॉमिनल अकाउंट. तो सेल्स कम्स अंडर विच अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट. वेरी गुड, वेरी गुड. नेक्स्ट इज accrued interest. Accrued interest is the interest which I have received in advance. पर्सनल, अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि पर्सनल अकाउंट में आती है सब. रियल में तो एसेट आता है जी. नेक्स्ट आ जाए लीज होल्ड प्रॉपर्टी. है ना? दिस इज फॉर यू. प्रॉपर्टी.
Leasehold property is on real account. Very good, because leasehold property comes under real account because it's an asset. Anything which is related to an asset comes under which account? Real account. रियल मतलब लाइफ में सब रियल है. एक्रूड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट. तूने मुझे एडवांस में ही दे दिया इंटरेस्ट. मैं गुजर हूं, तूने मुझे पहली एडवांस में दे दिया है. हाँ तो प्रीपेड हो गया ना. तो ये किसके अंदर जाएगा? प्रीपेड. और अभी ऊपर हमने बताया ना, प्रीपेड वगैरह किसके अंदर आता है? ओके ओके. नेक्स्ट आ जा. लीज होल्ड प्रॉपर्टी बता दिया. नाउ भाई जी आपके लिए ड्राइंग्स. क्यों बताओ? ओए ड्राइंग्स भाई बिल्कुल पर्सनल में जाता है ड्राइंग्स. कोई डाउट? हाँ बिल्कुल आपको लग रहा होगा क्योंकि पर ये खर्चा नहीं है ना. ये ड्राइंग्स जो कर रहा है वो कोई इंडिविजुअली तो कर रहा है, वो आर्टिफिशियल पर्सन से ही तो निकाल रहा है पैसा. एक कंपनी से अगर मैं ड्राइंग्स कर रहा है बंदा, तो एक रियल बंदा आर्टिफिशियल से निकाल रहा है तो पर्सनली तो जाएगा. अब आ जा. डिस्काउंट रिसीट. डिस्काउंट क्या है? रिसीव्ड है. क्या है? कमाई है. एसेट नहीं है ये. एसेट तो एसेट मतलब होता है जो चीज मैंने बनाई हो. डिस्काउंट क्या बनाता हूँ? नॉमिनल. क्योंकि डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. तो ये इनकम है ना या गेन है ना? दिस इज डिस्काउंट रिसीट. समझी? समझा है ना? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट. Yes, sir, understood. नेक्स्ट, बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ. बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ. बैड डेब्ट्स हो गए है ना. इट कम्स अंडर नॉमिनल. पता है क्यों Nominal. कम्स अंडर नॉमिनल? बिकॉज ये मैंने इसलिए हेल्प करी हना की क्योंकि थोड़ा मुश्किल था. बैड डेब्ट्स का मतलब होता है एनी डेटर्स जो चले गए और वो पेमेंट नहीं देकर गए. अब यहाँ पर ये मेरा लॉस हो गया. डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, इसीलिए यहाँ पर आया. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, परचेजेस. दोस्त परचेजेस. अगर सेल्स यहाँ पर है तो परचेजेस भी तो यही होगा क्योंकि खर्चा है, एक्सपेंस है. नेक्स्ट 11th नंबर पॉइंट पे चल. बैड डेब्ट्स रिकवर्ड. हाँ बैड डेब्ट्स मिल भी गए, अचानक से पैसा आ गया तो अचानक से गेन हो गया. तो गेन किस में आता है? वेरी गुड. जो भी गेन आएगा किस में आएगा? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड. नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी. It's real account. बिल्कुल रियल. नाउ कैपिटल. कैपिटल एंड ड्राइंग्स is both a part of personal Yes, sir. because capital is something which is invested by a real person in an artificial person. मतलब एक इंडिविजुअल ने अपनी कंपनी में डाले हैं, तो ये दोनों पर्सनली है. नेक्स्ट, कैपिटल की बात करते हैं, इट्स पर्सनल. इंटरेस्ट. अब बता. इंटरेस्ट. इंटरेस्ट नॉमिनल. वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया. और अगर ये एक्रूड इंटरेस्ट होता तो पर्सनल. ठीक है. नाउ बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट मींस लोन. बैंक अगर इसमें तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी इसमें होगा. वेरी गुड. यस. नाउ प्रीपेड रेंट. Personal. बोलो बोलो. Personal विच वन? will come under personal accounts, right? पर्सनल अकाउंट. विच वन? प्रीपेड रेंट. वेरी गुड. नाउ कैरेज इनवर्ट्स. कैरेज इनवर्ट्स का मतलब होता है कि जो बोरी में मेरा सामान लेकर गया, मेरा कूली के लिए, या मैंने कोई सामान मंगवाया कोई ठेले वगैरह में, तो एक्सपेंस हो गया, तो ये किसके अंदर आएगा? कैरेज इनवर्ट्स. ठीक है.
नाउ अब हम चलते हैं, नेक्स्ट है कैरेज इनवर्ट्स के बाद गुडविल। गुडविल बताइए सर। गुडविल मेरा एसेट है, और एसेट कहाँ होता है? रियल। क्या ये बात समझ में आ गई?